दुबई और सऊदी अरेबिया ऐसी जगह है जहां हर इंडियन, चाहे मैं हूं या फिर आप, हर कोई जाना चाहता है। और कुछ लोग तो यहाँ पर काम करना चाहते हैं ताकि वो इंडिया में अपनी फैमिली को पैसा भेज सके। आपके मोहल्ले या फिर फैमिली में कोई ऐसा होगा जो कि दुबई या फिर सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है। आपको लगता होगा कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, ये बाहर काम कर रहा है और घर में लाखों रुपए दे रहा है। लेकिन क्या सच्चाई आपको पता है? इंटरनेट पे दिखाया जाता है कि सऊदी अरेबिया कितना अच्छा देश है, कई इंडियन सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको सऊदी अरेबिया का वो डार्क साइड पता है जो कि आपसे छुपाया गया है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें एक इंडियन ये ख्वाब लेकर सऊदी अरेबिया जाता है कि सऊदी अरेबिया में काम करके अमीर हो जाऊंगा, लेकिन उसके साथ वहाँ पर जो होता है वो सुनकर लिटरली आपके रूह कांप जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये दिल दहला देने वाली स्टोरी है नाजिब की, जो कि केरल में रहता है। नाजिब एक गरीब फैमिली से है। वो केरल में पानी से बारूद निकालने का काम करता है, लेकिन वो इस काम से ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था। नाजिब के घर में उसकी माँ और उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ का बच्चा होने वाला है, इसीलिए नाजिब सोचता है कि वो कोई ऐसा काम करेगा जिसमें ज्यादा पैसा मिले ताकि वो अपने आने वाले बच्चे को अच्छी लाइफ दे सके। नाजिब देखता है कि उसके मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो कि अरब कंट्री में जाकर काम करते हैं और उनकी फैमिली इंडिया में अच्छी लाइफ जी रही है। नाजिब की किस्मत अच्छी थी। उसका एक दोस्त उसे बताता है कि उसके जान पहचान में एक एजेंट है जो कि लोगों को सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए भेजता है। उसका दोस्त कहता है कि अगर तुझे भी जाना है तो वो भेज देगा, लेकिन इसके लिए 40,000 रुपए लगेंगे। दोस्तों, उस टाइम के 40,000 रुपए यानी कि आज के टाइम के 2.5 लाख रुपए थे। नाजिब का दोस्त बताता है कि तू पैसों का टेंशन मत ले, क्योंकि तू सऊदी अरेबिया में 2 महीने काम कर 40,000 रुपए कमा लेगा। नाजिब अपना सारा जमीन बेचकर 40,000 रुपए का जुगाड़ कर लेता है और वो एजेंट से मिलता है और उसको पैसे दे देता है। एजेंट बताता है कि तुझे सऊदी अरेबिया के रियाद में एक सुपर स्टोर में जॉब मिली है, तू वहाँ पर एक होटल में एसी वाले रूम में रहेगा। नाजिब अपने मन ही मन में सोचता है कि अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, अब वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देगा। नाजिब के साथ उसका कजन हकीम भी उसके साथ जाता है। ये सबसे पहले मुंबई जाते हैं, जहाँ ये अपना वीजा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब जो इनके साथ होने वाला था, इन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। इन्हें बताया गया था कि रियाद एयरपोर्ट पर कंपनी से इन्हें लेने के लिए एक आदमी आएगा। दोनों एयरपोर्ट में काफी वेट करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। ये दोनों वहाँ पर एक स्टाफ से पूछते हैं कि हमें लेने के लिए कोई आदमी आने वाला था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। तो वो इन्हें बताता है कि तुम थोड़ा वेट करो, हो सकता है वो ट्रैफिक में फंसा हो। लेकिन वेट करते करते रात हो जाती है, इसीलिए ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। तभी एक काफिल इनके पास आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। नाजिब और उसका भाई काफिल से कहते हैं कि हमें कॉल पर अपनी फैमिली से बात करना है, लेकिन वो काफिल इन्हें डांट देता है और इन दोनों को कार में बैठाकर अपने साथ लेके जाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। इनको लगता है अब तो हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, अब हम अमीर होने वाले हैं। रात का टाइम था तो इन्हें पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है ये तो रेगिस्तानी इलाका है जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। गाड़ी रुकवा कर ये काफिल से कहते हैं कि हमें बताया गया था कि हम तो शहर में रहेंगे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, तुम हमें यहाँ पर कहाँ ले आए? लेकिन तभी वहाँ पर एक और काफिल आ जाता है जो कि हकीम को जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर ले जाता है। ये दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास हथियार थे। अगला दिन होता है। नजीब देखता है कि वो एक ऐसे रेगिस्तान में है जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। नदीम उस काफिल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वही लैंग्वेज की प्रॉब्लम। ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। दरअसल यहाँ पर हुआ ये दोस्तों की सऊदी अरेबिया में बहुत सारे अरबिक लोग, जिन्हें की काफिल कहा जाता है, ये लोग गुलामों की दलाली करते हैं। ये इंडिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे देशों से लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बनाते हैं और उनसे अपना सारा काम करवाते हैं। अगर ये नजीब और उसके भाई के साथ कुछ ऐसा करते तो भी चलता, लेकिन नजीब और उसके भाई के साथ जो हुआ वो सुनकर आपका दिल सहम जाएगा। अब काफिल नजीब से जबरदस्ती काम करवाता है और इसके बदले कुछ भी नहीं देता। नाजिब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा था वो तो बहुत बड़ी सुपर स्टोर में काम करेगा और एक अच्छी लाइफ जिएगा, जिसके लिए उसने अपना सारा घर बार बेच दिया। लेकिन उसके साथ यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। नजीब वहाँ पर एक बूढ़े इंसान से मिलता है जो कि खुद गुलाम था। नजीब उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हिंदी नहीं आती
थी। वो बूढ़ा इंसान बकरी का दूध निकालता है और नाजिब को देता है और उससे बोलता है जाकर काफिल को दे दो। नाजिब काफिल के पास जाता है और उसके पैर पकड़कर उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो धोखे से यहाँ पर आ गया है, लेकिन काफिल उसकी बात नहीं सुनता और उसको मारकर काम करने के लिए बोलता है। इसीलिए नाजिब को जबरन कड़ी धूप में रेगिस्तान वाले इलाके में काम करना पड़ता है। अब 10, 20, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाते हैं। नाजिब रेगिस्तान में भेड़ बकरी को चराने और देखभाल किया करता था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी क्योंकि उसको एक रोटी मिलती थी पूरे दिन में। उसको पूरे दिन में पानी बस इतना मिलता था जिससे कि उसके होठ न फटे। नाजिब जब यहाँ पर आया था तो वो बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एक दिन नाजिब नोटिस करता है कि जो बूढ़ा इंसान वहाँ पर था वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। 2-3 दिन बाद जब नाजिब भेड़ बकरियों को रेगिस्तान में घुमा रहा था तभी वो देखता है कि एक जगह बहुत सारे गिद्ध हैं। जब नाजिब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो बूढ़े इंसान की बॉडी मिट्टी में धसी हुई है। ये देखकर जब वो नाजिब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो काफिल आकर उसके पैर पे गोली मार देता है और उसे वापस भेड़ बकरियों के पास जाने को कहता है। नाजिब यहाँ से कई बार भागने की कोशिश करता है लेकिन वो हर बार पकड़ा जाता था। नाजिब एक कुत्ते की जिंदगी जी रहा था। उसकी जिंदगी नरक हो गई थी। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा क्योंकि वो ऐसे रेगिस्तान में फंसा था जहाँ कड़ाके की गर्मी पड़ती थी और रात होते ही बहुत तेज ठंड। एक दिन नाजिब के साथ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। जब वो रेगिस्तान में भेड़ बकरियों को घुमा रहा था तो उसे एक गाने की आवाज आती है जो कि उसको सुना सुना से लग रहा था। जब वो आवाज को फॉलो करता है तब वो अपने भाई हकीम से मिलता है जो खुद एक काफिल का गुलाम था। उसकी भी हालत नाजिब की तरह हो रखी थी। जब दोनों भाई मिलते हैं तो एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोते हैं। इन दोनों को यहाँ पर फंसे लगभग 3-3.5 साल हो गए थे। 3-3.5 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब ये दोनों किसी इंसान से बात कर सकते थे अपनी लैंग्वेज में। हकीम नाजिम को बताता है कि उसके पास एक ऐसा इंसान है जो कि उनको इस ट्रैप से बचा कर ले जाएगा, लेकिन जैसे ही हकीम नाजिम को बताता है हकीम का काफिल आ जाता है जिस वजह से हकीम को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन जब नाजिम उसी जगह पे आता है जहाँ वो हकीम से मिला था तो उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसको कि हकीम ने लिखा था। लेटर में हकीम ने लिखा था कि अगले दिन तुम मुझे यहाँ पर मिलना, मैं तुम्हें किसी इंसान से मिलवाऊंगा। अगले दिन हकीम नाजिब को इब्राहिम कादिर से मिलाता है जो कि अफ्रीका से था। ये भी इन्हीं की तरह यहाँ पर गुलाम था और इसको यहाँ से निकलने का रास्ता पता था। इब्राहिम बताता है कि कल काफिल की बेटी की शादी है तो इसीलिए सारे लोग गुलामों को छोड़कर शादी में जाएंगे और यही मौका है हमारे पास यहाँ से भागने का। अब शुरू होती है इन लोगों की वो दर्दनाक सर्वाइविंग स्टोरी जो कि इतना पेनफुल और खतरनाक था कि इसने मजबूर कर दिया डायरेक्टर को द गोट लाइफ मूवी बनाने के लिए। और क्या ये लोग यहाँ से बच पाए? आओ जानते हैं कैसा था इनका रेगिस्तान में सर्वाइविंग स्टोरी। अगले दिन सारे काफिल निकल पड़ते हैं शादी अटेंड करने के लिए। अब इब्राहिम, नाजिब और हकीम के पास मौका था यहाँ से भागने के लिए। नाजिब सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतार कर पानी में नहाता है। वो कई सालों बाद पानी से नहाया। ये तीनों निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। ये पूरे खाली रेगिस्तान में अकेले चलते जा रहे थे लेकिन इन्होंने जो सारा पानी ले रखा था वो पी गए थे। अब रात हो जाती है। ये तीनों काफी थक गए थे, इन्हें प्यास लग रही थी। इब्राहिम एक काफिल के टेंट में घुस जाता है और वहाँ से पानी चुराने की कोशिश करता है। काफिल उसे देख लेता है और उसके ऊपर गोली चला देता है। ये तीनों जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अगले सुबह जब ये तीनों उठते हैं तो ये देखते हैं कि ये रास्ता भटक चुके हैं। अब इन्हें नहीं पता था कि ये कहाँ पर हैं। बस चारों तरफ रेगिस्तान। ये तीनों भीषण गर्मी में चलते जा रहे थे। इन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ जा रहे हैं। इन्हें 2-3 दिन हो गए थे रेगिस्तान में चलते चलते। इन्हें भूख प्यास सब कुछ लग रही थी बहुत तेज। एक तो इनकी हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। हकीम अपने प्यास को सह नहीं पा रहा था। उसे इल्यूजन हो रहा था कि आगे नदी है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर पूरा रेगिस्तान होता है। ये अपनी जिंदगी से हार गए थे। इन्हें कुछ नहीं पता था कि ये बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे। ये बस रेगिस्तान में चलते ही जा रहे थे। इन्हें 5-6 दिन हो गए थे भूखे प्यासे चलते चलते। लेकिन तभी इब्राहिम ने देखा कि जहाँ वो चल रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे रेगिस्तानी सांप हैं। इब्राहिम और हकीम तो किसी तरह इन सांप से बच गए, लेकिन नाजिब इन सांपों के बीच में फंस गया। लेकिन इब्राहिम ने जैसे तैसे करके नाजिम को उन सांपों के बीच से निकाल लिया। कई दिनों तक गर्म रेगिस्तान में चलते चलते इनके पैर में छाले पड़ गए थे। नाजिब का तो पूरा पैर ही छिल गया था। ये तीनों काफी ज्यादा पतले होते जा रहे थे और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है।
अब इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि नाजिम पूरी तरह हिम्मत हार जाएगा। हकीम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, वो इस दर्द को सह नहीं पा रहा था। इसीलिए हकीम भागकर आगे जाता है और बहुत सारी मिट्टी भर के खा लेता है। इसीलिए कुछ मिनटों में ही हकीम की मौत हो जाती है। जब नाजिब हकीम के पास जाता है तो एकदम से ही रेगिस्तान में तूफान आ जाता है। इब्राहिम नजीम को जैसे तैसे करके वहां से पकड़ के ले जाता है। तूफान में हकीम की बॉडी दफन हो जाती है। नाजिब मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। वो इतना कमजोर हो गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए इब्राहिम नाजिब को पकड़कर जैसे तैसे करके अपने साथ लेके जा रहा था। कई घंटों तक चलने के बाद नाजिब के पूरे पैर में छाले पड़ गए थे। इसीलिए इब्राहिम अपने जूते उतार कर नाजिब को पहना देता है। कई घंटों तक चलने के बाद फाइनली रेगिस्तान में तालाब मिलता है। ये देखकर नाजिब तालाब की तरफ भागता है, लेकिन इब्राहिम उसको पकड़ने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये तालाब का पानी जहरीला हो सकता है। इसीलिए इब्राहिम ने पानी को चेक किया, लेकिन ये पानी पीने लायक था। दैन इन दोनों ने पेट भर के पानी पिया। ये दोनों कई दिनों बाद पानी पी रहे थे। इब्राहिम को तालाब के पास एक कांच की बोतल मिलती है। वो समझ जाता है कि सड़क आसपास ही है। इब्राहिम बोतल में पानी भर लेता है। कई दिनों तक और चलने के बावजूद भी उन्हें कहीं भी सड़क नहीं मिलता। अगले सुबह जब नाजिम सोकर उठता है तो वो देखता है कि इब्राहिम कहीं नहीं है। उसे पता नहीं चलता कि इब्राहिम कहाँ चला गया है। नाजिम देखता है कि इब्राहिम ने कांच के बोतल में उसके लिए पानी छोड़ रखा है। यहाँ पर इब्राहिम के साथ क्या हुआ? कहीं उसके काफिल ने उसे ढूंढ तो नहीं लिया या फिर वो अकेले ही कहीं चला गया? ये वीडियो में आगे जानेंगे। नाजिब की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो चल नहीं पा रहा था। वो अपने घुटनों के बल और लेट लेट के आगे बढ़ रहा था। फाइनली नाजिब की बॉडी ने भी जवाब दे दिया और वो एक एंड पर जाकर गिर गया। उसके हाथ से उसकी बोतल छूटती है और ढनकते हुए एक मोटे सरफेस पे जाकर गिरती है। कड़की आवाज सुनकर जब नाजिम उठता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रोड है। नाजिब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके अंदर अपने आप ही एनर्जी आ गई। नाजिब रोड साइड पर जाता है और गाड़ी आने का वेट करता है, लेकिन अफसोस 3-4 गाड़ी आती है। वो गाड़ी वालों से हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग नाजिब की हालत देखकर नाजिब को भिखारी समझते हैं। फिर एक कार आती है जिसमें से कि एक शेख निकलता है। वो नजीब की हालत देखकर नजीब को अपनी कार में बैठा लेता है और शहर में जाकर छोड़ देता है। शहर को देखकर नजीब सोचता है कि मैं यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसे कहीं और ही ले गई। शहर में नजीब को एक इंडियन मलयाली मिलता है जो कि सऊदी में अपना होटल चलाता था। वो नदीम को अपने होटल ले जाता है और उसे नहलाता धुलाता है और खाना खिलाता है। जब वो लोग नदीम के बाल काटते हैं तब उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर 4 साल हो गए हैं। होटल के लोग नदीम के बारे में रिसर्च करते हैं और जैसे तैसे करके नदीम की बात उसकी फैमिली से करवा देते हैं। फैमिली से बात करने के बाद नदीम को पता चलता है कि उसका एक लड़का हुआ है। ये सुनकर वो रोने लगता है क्योंकि वो अपने आने वाले बच्चे को अच्छी लाइफ देने के लिए ही सऊदी आया था। लेकिन नदीम की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नदीम के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स काफिल के पास थे। इसीलिए नदीम को उसी के जैसे लोगों के साथ जेल में डाल दिया गया। जेल में जाकर वो देखता है कि वहाँ पर इब्राहिम कादिर की फोटो लगी हुई है। कुछ देर बाद जेल में कुछ काफिल आते हैं जो कि अपने गुलाम को पहचान कर उनको वहां से ले जाते हैं। दरअसल सऊदी में ये रूल था कि अगर कोई भी गुलाम अपने काफिल से भागकर आया और उसका काफिल उसको पहचान लेता है तो उस गुलाम को अपने काफिल के साथ जाना पड़ेगा। तभी नाजिब देखता है कि उसका काफिल भी उसे ढूंढते हुए जेल में आया है। नाजिब ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और वो कांपने लगता है। नाजिब जैसे तैसे करके लोगों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसका काफिल उसे पहचान लेता है। काफिल नाजिब के पास आता है और उससे अरबी में कहता है कि तू मेरा गुलाम नहीं है, मेरा गुलाम अफ्रीका से नहीं आया इसीलिए मैंने तुझे पकड़ लिया। तू मेरा ऑफिशियल गुलाम नहीं है इसीलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये कहकर काफिल वहाँ से चला जाता है, लेकिन काफिल की ये बात सुनकर नाजिम पूरी तरह से टूट जाता है। अब जाकर उसे पता चलता है कि एक गलत फहमी के चक्कर में उसके जिंदगी के 4 साल नर्क में बीते। वो अपना सब कुछ बेचकर यहाँ पर आ गया था। इन 4 सालों में उसकी फैमिली कैसे रही होगी उसे कुछ भी नहीं पता था। अब बात करते हैं कि इब्राहिम का क्या हुआ। दरअसल इब्राहिम ऑफिशियल गुलाम था। उसे बात पता था कि अगर वो यहाँ से बचकर नाजिम के साथ चला भी जाए तो जेल में उसे दोबारा काफिल के साथ भेज दिया जाएगा। इसीलिए जब तालाब के पास उसे बोतल मिली तो वो समझ गया था कि आसपास रोड है। दैट्स रीजन वो वहाँ से चला गया और उसे पता था कि नाजिब भी रोड के पास पहुंच ही जाएगा।
इस रियल स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी देश में जा रहे हो तो आपको उस देश के बारे में पता होना चाहिए और वहाँ की थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज भी आनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों से बात तो कर सको। अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो तो यानी कि आपका अटेंशन टाइम बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ, क्या मुझे फेस रिवील करना चाहिए या फिर नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।